हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज मैं जो केवीएस के लिए पेडागॉजी है उसमें मैं जो भी टारगेट एनईपी में दे रखे हैं कि कब तक हमको अचीव करने हैं, उसके साथ में वो तो बताऊंगी साथ में जितने भी फैक्ट वाले डेटा हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम से, क्योंकि अगर मैं एनालिसिस करूँ जो एग्ज़ाम हो रहा है या फिर जो पहले हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग फैक्ट वाले क्वेश्चन 2 से 3 पूछे गए हैं। उसके अलावा इसी वीडियो में मैंने ECCE को भी, जो एनईपी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ECCE से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसको मैंने इसी वीडियो में इन्वॉल्व किया है। अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है। यूनिट 5 में ये सब आ जाएगा आपका, और ये वाले क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो फिर आप मतलब फैक्ट वाले डेटा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, बहुत पॉइंट वाइज है मेरा। SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 4th, उसी में तो हमारे एजुकेशन की बात की गई है ना। ये ग्लोबल लेवल पे है जिसको अचीव करने की बात की गई थी 2030 तक, ठीक है। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, समावेशी शिक्षा की बात और सबके लिए हो, सबकी हिस्सेदारी हो उसमें सभी लोगों की। तो ये 2030 तक बात की गई है, बस ये याद रखिएगा कब तक, तो 2030 तक। नेक्स्ट है जो एनईपी में एक बात बोली गई है, हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो कि हाईएस्ट क्वालिटी का हो फॉर ऑल लर्नर, सभी लर्नर के लिए, रिगार्डलेस ऑफ किसी भी वो सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हों। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की बात की गई है बाई 2040। बस बाई 2040 यही डेटा आपको याद रखना है। ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे नोट्स थोड़े से वैसे ही रहते हैं, शॉर्टकट वाले। ECCE का यूनिवर्सलाइजेशन, ECCE का फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये जो इसका यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब इसका सार्वभौमिकरण जो करना है ताकि बच्चे रेडी हो सकें फॉर ग्रेड 1, ठीक है। तो इसको इन्वॉल्व किया है 2030 तक कि 2030 तक आपको ECCE को यूनिवर्सलाइज कर देना है, ठीक है। अब FLN देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। FLN का फुल फॉर्म अभी आप कमेंट करिए तुरंत, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ FLN इन प्राइमरी स्कूल पे जो NEP में बात की गई है वो 2025 तक की गई थी कि FLN को सभी तक, ये जो लिटरेसी और न्यूमरेसी है इसको सभी तक 2025 तक मतलब कवर करा देना है, ठीक है, ग्रेड 3 तक। लेकिन निपुण डॉक्यूमेंट आया है उसमें इसको 2026-27 तक बात की गई है एट प्राइमरी लेवल, क्योंकि ग्रेड 3 तक ही होना है। तो इसी में ही 26-27 ये डेटा याद रखिएगा कि एनईपी के अकॉर्डिंग कितना टारगेट है इनका, 2025 तक कंप्लीट करने का टारगेट है, जबकि निपुण के अकॉर्डिंग 2026 और 27 तक है। क्लियर। नेक्स्ट है GER, 100% GER का मतलब है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का टारगेट कब तक है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, मतलब छोटे से लेकर बड़े क्लास तक, 12th क्लास तक, 2030 तक इन्होंने कहा है कि हमको 100% इनरोलमेंट देना है। B.Ed 4 ईयर जो 4 साल वाला B.Ed है वो 2030 तक इन्होंने कहा है कि इम्प्लीमेंट कर देंगे ये। और टीचर्स टू बी प्रिपेयर फॉर एसएस रिफॉर्म, जो असेसमेंट का रिफॉर्म है, बदलाव लाना है, उसके लिए टीचर को कब तक प्रिपेयर करने की बात की गई है, 2023 तक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि ये ऊपर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब यहाँ पे आपने मैंने RT के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है एकदम कंप्लीट, उसका जो उनका खुद का डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ के मैंने निकाला है कि कहीं इधर उधर से नहीं निकाला। सेम मैंने NEP के साथ भी किया, जितने भी ये डेटा निकाले हैं उनके NEP के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से निकाले। अब वहीं पर मुझे एक लाइन मिल गई जिसमें कहा था कि हर टीचर को एटलीस्ट 50 घंटे देने होंगे एक साल में CPD के लिए। तो CPD क्या है, CPD का मतलब है कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि उनका खुद का विकास हो सके, कि टीचर भी खुद को भी धीरे धीरे डेवलप करे समय के अनुसार। इसके लिए मिनिमम 50 घंटे देने हैं टीचर को। लेकिन अगर यहाँ होता है HM या जो बड़े लेवल पे जो टीचर होते हैं तो उनके लिए, लीडर्स के लिए मोर देन 50% की बात की गई है। तो मेरे हिसाब से प्राइमरी या PGT TGT में टीचर्स का पूछेंगे तो टीचर्स का इतना याद रखिएगा कि 50 घंटे उनको मिनिमम साल में देना ही देना है CPD के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि पीपल टीचर रेशियो कितना है। तो हमको पता है ये 30:1 है फॉर द प्राइमरी क्लास, ठीक है। लेकिन फॉर डिसएडवांटेज स्टूडेंट, अब डिसएडवांटेज स्टूडेंट क्या होते हैं, तो ये मैंने RT की वीडियो में एकदम डिटेल में बताया है, और RT आप जरूर देखिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आना ही आना है। तो इन्होंने कहा जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट हैं उनके लिए ये रेशियो, अगर ऐसे स्टूडेंट जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे ये रेशियो 25:1 कर देना है, यानी कि 25 बच्चों पर एक टीचर का होना अनिवार्य है, ठीक है। अब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो अभी GER बताया था ना,
उसका टारगेट रखा गया था 100% वाला। तो यहाँ पे इन्होंने कहा GER का जो रेशियो है वो ये बात कही गई थी एक्चुअली NEP में कि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं उनका इनरोलमेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी कि 6 to 8 में अगर देखें तो 90% इनरोल है और 9 to 10th में 79% लगभग इनरोल है और 11 to 12th तक आते आते ये 56% डेटा हो जाता है। मतलब इनरोलमेंट जो बच्चों का नामांकन है वो धीरे धीरे सेकेंडरी लेवल पे आते आते कम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डेटा इंपॉर्टेंट है। NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है जो सर्वेज होते हैं ना ये करते हैं। तो 2017-18 के सर्वे में ये बताया गया है, वही NEP में के डॉक्यूमेंट में ही ये लाइन लिखी है कि 3.22 करोड़ बच्चे जो हैं वो 6 से 17 एज ग्रुप के हैं और वो स्कूल नहीं जाते हैं। दे आर आउट ऑफ द स्कूल, वो स्कूल में इन्वॉल्व नहीं है, स्कूल में उनका मूल्यांकन नहीं हुआ। कितने करोड़ है? लगभग 3 करोड़। ठीक है, अब NEP में एक लाइन ऐसी और दे रखी थी कि NEP में कहा था कि भाषा विकास कितने से कितने साल तक होता है, तो 2 से 8 साल तक हो जाता है। अब यहाँ पे ही 85% मस्तिष्क का विकास क्या है, तो वो ECC में ये लाइन एग्जैक्टली पड़ी है और एग्जैक्टली HM के पेपर में सीधा सीधा उठ के क्वेश्चन आ गया था। अभी मैं बताती हूँ आगे तक, वेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है वो कौन करवाता है, तो वो NCART करवाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यूडाइस का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपकी इंटर्नशिप लगी होगी तो आपने देखा होगा कि जिस भी स्कूल में इंटर्नशिप लगी होती थी वहाँ एक कोड दे रखा होता था, वो यूडाइस कोड होता था, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये फुल फॉर्म में याद रखिएगा, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। अच्छा, फुल फॉर्म पे मैं अलग एक वीडियो बना दूंगी क्योंकि फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, चांसेस ज़्यादा हैं। तो 2016-17 का जो यूडाइस का डेटा था उसमें ये कहा गया था कि 28% ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं और 14.8% ऐसे अपर प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो लेस देन 30, मतलब 30 स्टूडेंट से भी कम बच्चे हैं प्राइमरी में, और ये अपर प्राइमरी में भी इतने परसेंट स्कूल ऐसे हैं। अब यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी डेटा के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 1 to 8th में है, क्लास 1 से 8 तक, वो कितने हैं? 14 है। यहाँ पे आपका फैक्ट वाला पूरा खत्म होता है, इसके बाद मैं ECCE पढ़ाती हूँ। तो ECCE पढ़ने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि NEP का आपको ये स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छे से माइंड में बैठा ही होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर आपने हर बुक में देखा होगा, ये उनकी NEP के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ऐसे ही बना हुआ है और मैंने बनाने की भी कोशिश की है कि पहले वाला हमारा स्ट्रक्चर था 10+2 वाला, यानी कि 6 से 16 साल तक के बच्चे 1 to 10 पढ़ते थे और 16 से 18 वाले 11 to 12 पढ़ते थे। लेकिन अब हमारा जो डेटा है, अब हमारा जो स्ट्रक्चर है स्कूल का, एजुकेशन सिस्टम का, वो 5+3+3+4 है। तो देखिए 5 जो आपकी स्टेज है स्टार्टिंग की 5, उसको फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, फाउंडेशनल। फिर दूसरी वाली जो आती है वो 3rd to 5th वाली प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है मिडिल वाली और लास्ट आती है सेकेंडरी। तो ये लाइन याद रखिएगा, 5 साल, फिर 3 साल प्रिपरेटरी वाली, फिर मिडिल वाली, फिर सेकेंडरी वाली। अब फाउंडेशनल में भी देखिए एक आपको लाइन दिख रही है बीच में ना, ये लाइन इसलिए है क्योंकि 3 से 6 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूल होगा या बाल वाटिका होगा। ठीक है, और 6 से 8 क्लास 1st और 2nd आएगा जिसको प्राइमरी कहा गया है। फिर 3rd to 5th वाले में जो प्रिपरेटरी है वो 8 से 11 साल के बच्चे आएंगे और 3rd to 5th पढ़ेंगे वो। ठीक है, और फिर 11 से 14 साल के बच्चे 6 to 8th पढ़ेंगे जो कि मिडिल में है, और फाइनली 14 से 18 वाले 9 से 12 पढ़ेंगे। इसको एक जगह कहीं बना लीजिए और दिन में 2-4 बार देखिए क्योंकि आपको एज ग्रुप और आपका क्लास याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्ट करते हैं ECC, पॉइंट वाइज है, बस आपको समझना है। और मैंने हिंदी में लिख दिया लेकिन मैं इंग्लिश में समझा दूंगी और नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगी इंग्लिश में ही लिखूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे ECC देखिए, यही HM में क्वेश्चन आया था कि बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास किस अवस्था तक हो जाता है, तो 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व हो जाता है। 85% जो ब्रेन का माइंड का विकास होता है वो 6 वर्ष से पहले हो जाता है। अब ECC में जो अभी मैंने बताया कि क्या टारगेट रखा गया है, 2030 तक टारगेट रखा गया है कि किसी जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चे हैं उनको इसकी ECC को उपलब्ध कराया जाए, उन्हें तैयार किया जाए क्लास 1st में जाने के लिए। NCPF क्या है ये मैं अभी आगे बताऊंगी, मैंने यहाँ पे भी लिखा है और अभी आगे भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ECC में
लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय खेल आधारित गतिविधियाँ, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें होनी है ईसीसी में। तो आपकी फ्लेक्सिबल और मल्टी डायमेंशनल और कई सारे लेवल पे और खेल आधारित जो एक्टिविटीज़ हैं या खोज होने, रिसर्च आधारित जो शिक्षा है वो दी जानी है, ताकि बच्चे और क्रिएटिव बन सकें, बच्चों के अंदर इन सारी चीज़ों का विकास हो सके। नेक्स्ट है कि फिजिकल और कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल, मोरल, कल्चरल, प्रारंभिक भाषा साक्षरता एंड संख्यात्मक यानी कि वही लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के विकास पर जोर दिया गया है। मतलब उस लेवल पे जो आपका 3rd to 6 का लेवल है ईसीसी में, क्लास 3 से सॉरी एज ग्रुप 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। लेकिन अभी मैं आगे एक और पॉइंट बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि उसमें किस चीज़ का विकास हो सके, कि आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, कल्चरल, प्रारंभिक शिक्षा, और मतलब ये सारी जितना भी मैंने लिखा हुआ है इसको अच्छे से एकदम एक एक वर्ड पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी मैंने कहा कि 3 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें 0 to 6 इन्वॉल्व करने की बात की गई है, क्योंकि जो NCPF ECC, अभी मैंने बोला था ना NCPEF, मैं बताती हूँ। तो NCPF का फुल फॉर्म पीछे दे रखा है, जिसमें दे रखा है नेशनल करिकुलम पेडागॉजी फ्रेमवर्क। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका नेशनल करिकुलम, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा था ना, नेशनल करिकुलम पेडागॉजी फ्रेमवर्क, और ECC का मतलब है वही सेम फुल फॉर्म, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक, तो अब इसमें NCERT क्या करेगा, 8 वर्ष की आयु तक, यानी कि 0 से 8 वर्ष तक पूरा 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए पाठ्यक्रम बनाएगा। एक तो 0 से 3 वर्ष के लिए और एक 3 से 8 वर्ष के लिए। मतलब अगर करिकुलम कौन बनाएगा, पहली बात तो NCERT बनाएगा। उस करिकुलम का नाम क्या होगा, NCPF ECCE। ठीक, और ये 2 भागों में होगा, 0 से 3, 3 से 8, बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पे कहा गया है जो ECC संस्था होगी वही आंगनवाड़ी और बाल वाटिकाएं, तो पहले से विस्तृत और अकेले चल रहे आंगनवाड़ियों के माध्यम से होगा, यानी कि ECC का जो विस्तार होगा या उसकी जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो जो पहले से चल रहे हैं उनके द्वारा तो होगा ही होगा। उसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों के साथ भी जो स्थित आंगनवाड़ी है उनके द्वारा भी होगा, प्राइमरी स्कूल के साथ भी जो आंगनवाड़ी अटैच होते हैं उनके द्वारा भी होगा, और पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो 5 से 6 वर्ष पूरा कर चुके हैं और प्राथमिक विद्यालय के साथ स्थित है। ठीक है, ऐसे पुराने जो पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी स्कूल हैं जो कि 5 से 6 साल पूरा कर चुके हैं और प्राइमरी स्कूल के साथ स्थित हैं, उनके साथ ही जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी ECC का इम्प्लीमेंटेशन होगा। और अकेले चल रहे भी जो प्री स्कूल हैं, यानी कि पूर्व प्राइमरी का मतलब प्री स्कूल, जिसमें वही छोटे बच्चों वाला केस, तो वो उसमें भी ECC का इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब उसके द्वारा ही शिक्षा दी जाएगी। अब ECC के लिए जो बनेंगे, जो अध्यापक बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, उनकी योग्यता क्या होनी है, 10+2 या अधिक योग्यता वाले जो आंगनवाड़ी शिक्षक हैं उनको 6 महीने का एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करवाया जाएगा। 6 महीने का एक सर्टिफिकेट होगा जो 10+2 पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो कम साक्षरता वाले हैं उनको 1 साल का डिप्लोमा होगा। बस इतना याद रखना आपको कि जो 10+2 हैं उनको 6 महीने का सर्टिफिकेट है, और जो कम पढ़े हुए हैं उनको 1 साल का डिप्लोमा की बात की गई है। यह जो ट्रेनिंग होगी वो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा होगी। अगर ये जो पूछा जाएगा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनकी ट्रेनिंग कहाँ की जाएगी, किनके द्वारा किया जाएगा, तो शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और जो इनका मूल्यांकन भी होना होगा, जो कि शिक्षक बनेंगे उनका निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम 1 मासिक कक्षा तो होगी, 1 महीने में 1 बार क्लास तो होगी। अब नेक्स्ट है जो आदिवासी क्षेत्र यानी कि ट्राइबल एरियाज है, वहाँ पे आश्रम शालाएँ शुरू की जाएंगी ECC के लिए, आश्रम शालाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है ECC पाठ्यक्रम। ECC का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, वो या शिक्षण विधि की जो जिम्मेदारी है वो किसके अंडर आएगी, मानव संसाधन मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो अगर पाठ्यक्रम या शिक्षण विधि की बात आती है तो आप कहेंगे कि HRD मिनिस्ट्री, जिसको अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट हमारे बस 2 पॉइंट बचे हुए हैं लास्ट के, कि जो पाठ्यक्रम अभी मैंने बताया वो करिकुलम जो भी है ECC का, वो HRD की यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन होगा यानी कि उसका एग्जीक्यूशन होगा वो कौन करवाएगा, तो दोनों में फ़र्क है। ठीक है, एग्जीक्यूशन आपका ये सारी मिनिस्ट्री मिलके करवाएंगी। एक तो आपका HRD यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है, दूसरा WCD यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, तीसरी जो है हेल्थ वाली है जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, और आखिरी है ट्राइबल मिनिस्ट्री। ठीक है, तो
4 मिनिस्ट्रीज़ मिल करके इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगी या फिर एग्जीक्यूशन करवाएंगी ECCE के पाठ्यक्रम का। शिक्षा मंत्रालय, महिला वाला मंत्रालय, स्वास्थ्य वाला मंत्रालय और ट्राइबल मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय। और लास्ट है हमारा पॉइंट कि प्राथमिक पिछड़े जिलों प्लस इंश्योर करना कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक बाल वाटिका में स्थानांतरित हो जाए जिसमें ECC योग शिक्षक होगा। मतलब ये NEP ये कहता है कि जितने भी पिछड़े ज़िले हैं उसमें ये इंश्योर किया जाए कि 5 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं हर एक बच्चा बाल वाटिका में अपना इनरोलमेंट करे। और मिड डे मील भी इन प्रिपरेटरी क्लास में एक्सटेंड होगा। और अभी तक जो मिड डे मील अपर क्लास प्राइमरी क्लास में चल रहा था उसको अब ECC में लाने की बात की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ECC आपका NEP के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। पूरा टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लेकिन वीडियो अंत तक देखिए और हो सके कुछ ना समझ में आए तो 2-3 बार देख सकते हैं, कुछ काम करते हुए देख लिया करें। इस तरीके से RT को रिवाइज कर लीजिए, RT मैंने चैनल पे बनाया हुआ है। HM के पेपर जरूर देख करके जाएं क्योंकि उससे आइडिया लगेगा कि हिंदी इंग्लिश वगैरह जो सब्जेक्ट है ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से। ठीक है, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।